हेलिडे रजनी क्रेन के चैप्टर नंबर 25 का ये पहला टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अ प्रीव्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से हमें एक खुलासा पेश किया जाने लगा है जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का इस्तेमाल है, तो हम यहाँ से इसकी रीडिंग भी करते हैं और इसको जहाँ पे समझने वाली बात होगी उसको समझ भी लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ये खुलासा है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का। तो ये सारे जो इसमें प्रोसेस आएंगे यहाँ रीडिंग में वो हमने अगले चैप्टर्स में पढ़ने हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग हैव इन कॉमन। क्वेश्चन किया गया है कि ये जो एग्जांपल्स दी जाने लगी हैं इनमें क्या चीज़ कॉमन है। यू टर्न ऑन द लाइट स्विच इन योर रूम। आप अपने कमरे की लाइट ऑन करते हैं। द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एट अ पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एक पावर प्लांट के ऊपर फ्यूल को कंज्यूम करने से, हम टरबाइंस वगैरह चलाते हैं या जनरेटर चलाते हैं, तो फ्यूल के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करते हैं। बाय कॉजिंग अ लूप ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वायर टू रोटेट इन द विसिनिटी ऑफ अ मैग्नेट। एक मैग्नेट की मौजूदगी में हम एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वायर, एक वायर का बना हुआ लूप होगा जिसको रोटेट करवाते हैं, जैसा कि एक जनरेटर में है। अगर आपने पिछली क्लासेस में एफएससी वगैरह में पढ़ा हो तो एक वायर का बना हुआ इस तरह से लूप है, हम उसको 2, 4, 10, 50, 1000 जितने लूप्स बना लें, इस तरह का एक कंडक्टिंग लूप होगा वायर का। तो उसको हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में उसको रोटेट करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अल्टीमेटली सम ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द फिलामेंट ऑफ योर बल्ब, लाइट बल्ब। तो वहाँ पे पावर प्लांट पे जो हम पावर प्लांट पे हम एक कॉइल को रोटेट करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को मुंतकिल होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हमारे घरों तक पहुंचती है और जिसकी वजह से लाइट बल्ब वगैरह ऑन होते हैं। जब हम एक लाइट को ऑन करते हैं तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, पावर प्लांट से, जहाँ पे मैग्नेट के ज़रिए से हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं, विच कैन ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। तो जो लाइट बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में जो उसको एनर्जी मिल रही है उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है, जो लाइट हम देखते हैं। यू एंटर अ कमांड ऑन योर कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के ऊपर एक कमांड लगाते हैं, एक बटन को प्रेस करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं ऑन योर कंप्यूटर कीबोर्ड। अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्म्ड टू ट्रांसमिट योर इंस्ट्रक्शंस। तो फ़र्ज़ करें मैंने कीबोर्ड के ऊपर ए बटन को प्रेस किया या सी को प्रेस किया, तो सामने हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कि वो लफ्ज़ लिखा नज़र आ जाता है। तो हमने क्या किया, जब हमने कीबोर्ड के ऊपर बटन को प्रेस किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स की बीम को एक सिग्नल दिया, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि हमने बताया कि सी लिखो, ए लिखो, डी लिखो, तो वो इंस्ट्रक्शंस इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से जा रही हैं। There are many thousands of possible pathways for the electrons through the computer circuitry, but most are blocked by electronic gates. कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस लगी हैं, बहुत सारे सर्किट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो करने के लिए बहुत से पाथ हैं। लेकिन क्या होगा कि कुछ पाथ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के ज़रिए से बंद किए होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गेट खुले होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को सिग्नल पहुंचाने की इजाज़त देंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली थ्रू द गेट्स दैट हैव बीन ओपन बाय योर कमांड। जब हम कोई एक कमांड देते हैं, सी प्रेस किया, तो सी का मतलब ये है कि बाकी बहुत सारे गेट्स बंद कर दिए हैं और जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी हैं, सी को प्रेस किया है, उसके मुताबिक कोई ख़ास गेट ओपन होगा, उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस जा रही होंगी। So that the stream of electrons reaches its destination and your command is executed. जब हमने बटन को प्रेस किया तो ख़ास गेट ओपन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम गई और ख़ास मकसद हासिल कर लिया, ख़ास टारगेट हासिल कर लिया। अब एक और एग्जांपल दी जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से। यू पुश द चैनल सेलेक्ट बटन ऑन द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर टीवी सेट। जब हम चैनल बदलते हैं
हमने 92 चैनल लगा दिया, वहीं बैठे बैठे हमने रिमोट से प्रेस किया और हमने जियो लगा दिया, हमने समा लगा दिया, हमने ARY लगा दिया, या कोई फिल्म का चैनल बदल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल यूनिट टू अ रिसेप्टर ऑन द सेट। तो रिमोट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है और सामने जो हमारा सेट है, टेलीविज़न है, उसमें जाती है, विच देन ट्यून्स द सेट टू एक्सेप्ट एन अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो जो रिसेप्टर है वो एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, तो वो ख़ास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सेटेलाइट से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मुताबिक होती है, उसके साथ मैच करती है, उसको पिक करती है। विच देन ट्यून्स द सेट टू एक्सेप्ट अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ओरिजिनेट्स फ्राम अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग हाई अबव द अर्थ। हमारे इस ज़मीन के गिर्द जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वो भी ख़ास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं। जैसे हम अगर डिश एंटीना की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स आ रहे हैं हमारे टेलीविज़न पे, हमने रिमोट से एक चैनल सेलेक्ट किया तो वही चैनल सामने आ जाता है। क्यों? हमने रिमोट से जब एक बटन को प्रेस किया तो सेट के अंदर रिसेप्टर ने उस बटन के मुताबिक, उस चैनल के मुताबिक ख़ास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा की। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जो सेटेलाइट से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैच करती है, तो वो दोनों मिलके फिर रेजोनेंस का प्रोसेस बना के क्या होगा कि चैनल जो है वो चल जाएगा। ये सारे आगे जाके हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। द वेव्स फ्रॉम सेटेलाइट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर योर सेट। सेटेलाइट से आने वाली वेव हमारा जो टेलीविज़न सेट होगा उसको इंस्ट्रक्शंस देती है टू यूज़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को इस्तेमाल करेगा टू फोकस एंड डायरेक्ट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की बीम फोकस होगी और ख़ास डायरेक्शन में जाएगी। दैट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द पिक्चर, और हमारे टेलीविज़न के सेट की स्क्रीन के ऊपर जाके वो इलेक्ट्रॉन की बीम टकराएगी पिक्चर ट्यूब पे एंड प्रोड्यूस अ विजिबल इमेज। और वो इलेक्ट्रॉन की बीम जब स्क्रीन पे टकराती है तो वो ख़ास किस्म का इमेज, तस्वीर बनाती है जिसे हम देखते हैं। तो पहली एग्जांपल, दूसरी बात और तीसरी जो एग्जांपल दी जा रही है, इन सब में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इस्तेमाल हो रही हैं। द कॉमन फैक्टर इन दीज डाइवर्स फिनोमिना। डाइवर्स का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के, डाइवर्स जो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कॉमन फैक्टर इन दिस डाइवर्स फिनोमिना इज दैट दे ऑल डिपेंड ऑन फोर्सेस दैट वी डिस्क्राइब एज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इन तमाम फिनोमिना में जो सारे प्रोसेसेस हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंड करते हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी आर पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दीज फोर्सेस फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है कि ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियाद है। वी विल फाइंड इन आवर स्टडी दैट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक effects can be explained by a set of 4 basic equations called Maxwell's equations। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेस को हम 4 इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उन 4 इक्वेशंस का नाम क्या है? मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सारे फिनोमिना इससे एक्सप्लेन होंगे, तो मैं यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशंस भी लिख देता हूँ। These equations represent individual laws of electromagnetism। जो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनमें से हर एक जो इक्वेशन है वो एक एक लॉ को एक्सप्लेन करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ है। जस्ट एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट न्यूटन्स लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जैसे ये हवाला दे रहा है कि जैसे इक्वेशंस जो हैं वो न्यूटन के लॉज को, थर्मोडाइनमिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं, इसी तरह से मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 लॉज को बयान करती हैं। आवर स्टडी विल फर्स्ट कंसिडर इलेक्ट्रिक फिनोमिना। हम अपनी स्टडीज़ में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फिनोमिना, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात करेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करेंगे, फिर दोनों के कम्बिनेशन की बात करेंगे, एंड देन मैग्नेटिक फिनोमिना। लेटर वी विल शो दैट द टू कैन नॉट बी सेपरेटेड। बाद में हम देखेंगे दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक का एक दूसरे से तल्लक ना हो,
दोनों लाजम व मलजूम हैं। सर्टन इलेक्ट्रिक फिनोमिना प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड सर्टन मैग्नेटिक फिनोमिना प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। हम इलेक्ट्रिक फिनोमिना से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते हैं। जैसे हम मैग्नेट से करंट पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही हम देखेंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा सकता है। दिस लीड्स अस टू यूनिफाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। और इस रिजल्ट से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना को कंबाइन कर सकते हैं अंडर द कॉमन नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और कॉमन नाम क्या रखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। The development of the laws of electromagnetism and their unification was a great triumph of 19th century physics। 19वीं सदी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज को यूनिफाई करना, इकट्ठा करके बयान करना, ये एक बहुत बड़ी फतह थी। Their application has led directly to a great range of devices of practical use। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को कंबाइन करने से जो हमने रिजल्ट्स हासिल किए हैं, उनकी वजह से हमने बहुत सी डिवाइसेस बनाई हैं, सच एज मोटर्स, रेडियोस, टेलीविजन्स, रडार, माइक्रोवेव ओवन्स एंड सेलुलर फोन्स। The development of electromagnetic theory continued in the 20th century with three very significant advancements। In 1905, Albert Einstein showed that to a moving observer, electric effects could appear as magnetic effects। अब ये बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट थी आइंस्टाइन की। उसने ये कहा कि मूविंग ऑब्जर्वर के लिए, अगर एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है चार्ज के लिहाज से, तो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो उसको मैग्नेटिक इफेक्ट के तौर पे अपीयर होगा। ये आप इस तरह से देख लें कि एक सपोज एक चार्ज क्यू रेस्ट में है और उसके पास से एक ऑब्जर्वर वो गुजर रहा है, मूव कर रहा है। चार्ज रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो मोशन जो है वो रिलेटिव है, तो ऑब्जर्वर के लिहाज से ये होगा कि चार्ज भी इन मोशन है, दोनों की एक दूसरे के लिहाज से पोजीशन चेंज हो रही है। तो एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए जो रेस्ट में पड़ा हुआ चार्ज है, उसके जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं वो एज मैग्नेटिक इफेक्ट अपीयर होंगे। ये हम आगे जाके देखेंगे कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो उस हवाले से ये बात की हुई है। एंड दस ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन कोड डिसएग्री इन असाइनिंग देयर मेजरमेंट्स टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कासेस। तो एक ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स देखेगा चार्ज के, जो ऑब्जर्वर मोशन में है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखेगा। तो दोनों जो है वो अपने रिजल्ट्स में डिसएग्री होंगे, दोनों कहेंगे कि रिजल्ट सेम नहीं है। एक कहेगा कि मेरा फलान रिजल्ट है, दूसरा कहेगा मेरा ये रिजल्ट नहीं है। किस वजह से ये चेंज आ रहा? मोशन की वजह से। दिस कंक्लूजन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी वजह से बनी थी, विच अल्टीमेटली वाज टू रेवोल्यूशनाइज आवर कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, जिसकी मदद से हमारे स्पेस और टाइम के जो कॉन्सेप्ट थे वो टोटली चेंज हो गए। द सेकेंड डेवलपमेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम थ्योरी। पहली डेवलपमेंट थी आइंस्टाइन की थ्योरी और दूसरी खास अचीवमेंट और डेवलपमेंट है क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो क्वांटम थ्योरी है उसको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नाम देते हैं। विच रीच्ड इट्स फ्रूशन अराउंड 1949, यानी जिसने हमें कब फल देना शुरू किया, इसके असरात कब नजर आना शुरू हुए? 1949 में। एंड एनेबल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम टू बी कैलकुलेटेड विद इनक्रेडिबल प्रिसीजन। और इस क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की मदद से हमने एक एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ कैलकुलेट किया। करंटली अबाउट 11 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और अभी तक हम 11 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो एटम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो दुरुस्त कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 11 डेसिमल के बाद 11 पॉइंट्स तक दुरुस्तगी होगी।
द थर्ड डेवलपमेंट ऑफ 20th सेंचुरी वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद एन अदर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन किया था। इसे ऐसे आप लिख लें, इलेक्ट्रिक फोर्स या इफेक्ट्स और प्लस मैग्नेटिक फोर्स। जब इनको कंबाइन किया तो इसको कॉमन नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फर्दर कंबाइन किया जा रहा है एक और फोर्स के साथ 20th सेंचुरी में, और उस फोर्स को हमने नाम दिया वीक फोर्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्लस वीक फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन रेडियो एक्टिव फिनोमिना। रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस एंड अदर इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स। जो वीक फोर्स है वो रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स वर यूनिफाइड into the electromagnetic interaction, so electromagnetic and weak effects were shown in the 1960s to be unified under the electro-weak interaction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक फोर्स के कम्बिनेशन के बाद जो नई फोर्स बनी उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रो टर्म इनके लिए इस्तेमाल हुई है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए, और ये वीक फोर्स साथ कंबाइन कर दी। फॉर आवर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस हाउएवर द इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन डज नॉट यील्ड एनीथिंग न्यू। अभी तक हमें इसके हवाले से कोई रिमार्केबल नए रिजल्ट्स हासिल नहीं हुए। एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर द सेपरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो फिलहाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को अलहदा और वीक फोर्स को अलहदा से ही डिस्कस करते जा रहे हैं, उन्हीं के रिजल्ट्स देखेंगे। फिगर 25(1) ये नीचे एक फिगर बनी है वो दिखा देते हैं। इज अ टाइम लाइन ऑफ सम ऑफ द मेजर इवेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के हवाले से ये कुछ हिस्ट्री के हवाले से फिनोमिना दिए गए हैं। तो इसमें जनरल सी बातें हैं। 600 BC में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मिनरल्स जो हैं वो दरियाफ्त हुए थे। 1600 AD में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शंस के बारे में पता चला। फिर आगे ये कुछ डेट्स दी हैं 700, 1785। तो 1785 में फोर्स बिटवीन चार्जेस मालूम की थी कूलम्स ने, कूलम्स लॉ बन गया था तब तक। फिर 1800 तक बैटरी इन्वेंट हो गई थी और 1820 तक करंट डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक कंपस, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में इफेक्ट्स को देख लिया। 1825 में मैग्नेटिक फील्ड कास्ड बाय करंट्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है करंट की वजह से, ये रिजल्ट भी आ गया था हमारे पास। फिर 1827 में ओहम लॉ बन गया इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के हवाले से। 1829 में जाके ये यहाँ से इलेक्ट्रिक मोटर बन गई। फिर 1831 में जाके करंट्स इंड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट पैदा होता है, EMF इंड्यूस होती है, फाराडे लॉ बन गया। और फिर ये 1864 में जाके इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैक्सवेल इक्वेशंस बन गई। 1887 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में पता चल गया। ये मैक्सवेल इक्वेशन के बाद फर्दर डेवलपमेंट है। मैक्सवेल ने बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो फर्दर ये आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी हर्ट्ज ने पेश की थी। तो ये इसी तरह से ये डेट्स हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें एक दफ़ा नोट कर सकते हैं। तो ये जस्ट हिस्ट्री है, तो इसको कोई याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस एक नज़र देख लीजिए। तो ये हमारा पहला टॉपिक था इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरे टॉपिक की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो पेश करूँगा।